राधानगर नाम के गांव में सुरेखा अपने पति विश्वनाथ के साथ रहती थी। उसे एक बेटा था जो विदेश में नौकरी करता था। सुरेखा और विश्वनाथ बहुत ही ज्यादा कंजूस थे। वो दोनों हर एक चीज का मोल लगाते थे। साथ ही सबसे सस्ती चीज जो भी मिले वो ही अपने घर में लाते थे। अब उनका बेटा शुभम अपने गांव में लौट आता है और कुछ दिन वहीं पे रहने वाला था। तब सुरेखा और विश्वनाथ शुभम के लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढने लगते हैं। वो अपने बेटे की शादी एक बहुत बड़े खानदान में करना चाहते थे ताकि बहू घर आते वक्त बहुत सारा धन लेकर आए। लेकिन एक दिन शुभम उनको बताता है कि वो एक माधुरी नाम की लड़की से प्यार करता है जो उसके साथ में कॉलेज में पढ़ती थी, जो बहुत गरीब खानदान से है। शुभम के विदेश जाने के बाद भी दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते हैं। ये सुनते ही शुभम की माँ शुभम से कहती है, ये क्या बदतमीजी है शुभम, हम तुम्हारा रिश्ता एक अच्छे खानदान में करना चाहते हैं और तुम कह रहे हो कि तुम एक गरीब घर की लड़की से प्यार करते हो। अरे वो इस घर में कुछ नहीं ला सकती। शुभम, अरे माँ, हमें किसी चीज की क्या जरूरत है, हमारे पास सब कुछ तो है। वो हमारे घर में प्यार ला सकती है, हमें एक दूसरे से बांध कर रख सकती है। माँ, अगर मैं शादी करूँगा तो सिर्फ माधुरी से ही। सुरेखा, अरे बेटा जरा सोचो तो, अमीर घर की लड़की अगर हमारे घर में आएगी तो वो सोना चांदी पैसा सब कुछ लेकर आएगी। अपनी माँ की बातें सुनने के बाद भी शुभम अपनी जिद पर ही अड़ा हुआ था, तो ना चाहते हुए भी सुरेखा और विश्वनाथ को शुभम की जिद के आगे झुकना ही पड़ा और उन दोनों की शादी करवानी ही पड़ी। सुरेखा और विश्वनाथ ने माधुरी और शुभम की शादी बड़े साधारण तरीके से करवाई। वो शादी में ज्यादा पैसा खर्चा नहीं करना चाहते थे। अब शादी के कुछ ही दिनों बाद सुरेखा माधुरी को घर से बाहर निकालने के लिए अलग अलग पैंतरे इस्तेमाल करने लगी। जैसे कि जब भी माधुरी खाना बनाती और उसे ढककर अपने कमरे में जाती तो सुरेखा वहां पर जाकर उसमें एक तो नमक ज्यादा डाल देती या फिर लाल मिर्च ज्यादा इस्तेमाल करती, और वो जब भी खाना खाने बैठती तो तमाशा शुरू कर देती थी। एक दिन की बात है, हमेशा की तरह अपना काम खत्म कर माधुरी अपने कमरे में चली जाती है। कुछ वक्त बीत जाने के बाद सभी लोग खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल के पास आते हैं और खाना शुरू करते हैं। पहला निवाला खाते ही सुरेखा कहती है, ये क्या है माधुरी, ये क्या बनाया है तुमने, इसमें तो सिर्फ मिर्च लग रही है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने पानी में मिर्च डालकर खिलाया हो। तुझे तो ठीक से खाना भी बनाना नहीं आता। अरे अब तो ये हर रोज का हो गया है। शुभम, क्या ये है तुम्हारी पसंद जिसे खाना भी बनाना नहीं आता? सुरेखा के हर दिन के ताने सुनने के बाद भी माधुरी उनसे कुछ नहीं कहती। वो बहुत ही शांत स्वभाव की थी, उसमें सहनशीलता भी बहुत ज्यादा थी। अब शुभम को भारत में आए 1 महीना गुजर चुका था और उसे अपने काम से फिर से वापस जाना पड़ रहा था, तो वो माधुरी से कहता है, माधुरी, मुझे कुछ समय के लिए फिर से विदेश जाना पड़ रहा है, लेकिन मैं तुमसे एक वादा करता हूँ, जैसे ही कंपनी का ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है मैं वापस लौट आऊंगा और यहीं पर अपना कुछ नया काम शुरू कर दूंगा। माधुरी, ठीक है शुभम, तुम अपना काम मन लगाकर करना, लेकिन हाँ, वहाँ से आने के बाद मैं तुम्हें बिल्कुल वापस नहीं जाने दूंगी। शुभम और माधुरी की सारी बातें सुरेखा चुपचाप से कमरे के बाहर खड़े रहकर सुन रही थी। अब सुरेखा मन ही मन हाँ बड़ी आई, फिर से बिल्कुल नहीं जाने दूंगी वाली। अगर मेरा बेटा काम नहीं करेगा तो पैसे कैसे आएंगे इस घर में?
अब शुभम अपने काम के लिए विदेश चला जाता है। 2-3 दिन बीत जाने के बाद एक दिन माधुरी अपने सारे काम खत्म कर अपने कमरे में टीवी देख रही थी तो उसे देख सुरेखा जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे सुनती है, टीवी देखने के अलावा भी और कोई काम है तुझे? सुरेखा जोर जोर से बातें कर रही है। ये सुन माधुरी भागते हुए वहां पर आ जाती है और ये देख सुरेखा और जोर जोर से बातें करने लगती है। सारा दिन बस टीवी ही देखती रहती है। हर कमरे में एक एक पंखा चलता है और लाइट, वॉशिंग मशीन। अरे इस महीने का बिल भी देखा है, और तो और ऊपर से टीवी कनेक्शन के अलग से पैसे देने पड़ते हैं। इतने सारे खर्चे हैं और कमाने वाला तो सिर्फ एक ही है ना। माधुरी अब बस बहुत हो चुका, आज से सारे टीवी कनेक्शन बंद। इस घर में सिर्फ एक ही पंखा चलेगा, दिन भर कोई भी लाइट इस्तेमाल नहीं करेगा। इतनी कड़ी धूप है तो अब से वॉशिंग मशीन भी बंद, फ्रिज की भी कोई जरूरत नहीं है हमारे घर में, ठीक है, याद रखना। ऐसा कहकर सुरेखा वहां से चली जाती है। विश्वनाथ के साथ अपने कमरे में आराम से पंखा लगाकर सो जाती है। इस बात से माधुरी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो किसी से कुछ भी नहीं कहती और चुपचाप अपने कमरे में जाकर पंखा और टीवी बंद कर देती है। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। सुरेखा उसे तंग करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी और स्वभाव से तो वो कंजूस थी ही, तो वो हर रोज बाजार से सबसे सस्ती वाली सब्जियां खरीद कर लाती थी और वही सब्जियां कम तेल में पकाने के लिए कहती थी। अब गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। एक दिन अपने सारे काम पूरे कर माधुरी ने आलू के पापड़ भी बनाए थे तो वो थकी हारी गर्मी से परेशान सुरेखा के कमरे में पहुंचती है। सोचती है कि पंखे के नीचे थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, लेकिन वहाँ पर विश्वनाथ सोया हुआ था। तो माधुरी को अपने कमरे में देख सुरेखा बोलती है, क्या हुआ माधुरी, कुछ चाहिए था क्या? माधुरी, नहीं माँ जी, वो मैं आज बहुत थक गई थी। सुबह से धूप में काम कर रही हूँ तो पंखे की हवा खाने यहाँ आ गई। सुरेखा, देखो माधुरी, तुम्हारे ससुर अभी अभी सोए हैं और मैं उन्हें तुम्हारे लिए तो जगा नहीं सकती। ये लो ये हाथ पंखा, इसी से अपने लिए हवा चला लेना। माधुरी ये सब देखकर मन ही मन बहुत रोती है, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं बताती थी। एक दिन माधुरी घर की साफ सफाई कर रही थी कि तभी उसे साड़ी वाले की आवाज सुनाई दी। उसे सुन माधुरी ने उसे आवाज लगाई और साड़ियां देखने लगी कि तभी सुरेखा वहां आ जाती है और वो माधुरी से कहती है, माधुरी, इसे क्यों बुलाया? माधुरी, माँ जी, मेरी कुछ साड़ियाँ खराब हो चुकी हैं तो मैं सोच रही थी क्यों ना एक आध साड़ी ले लूं। सुरेखा, अरे बहू, तेरी शादी में तो तुझे कितनी सारी साड़ियाँ मिली थी, उसी में से निकाल ले। तुझे कितनी बार कहा है कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, फिजूल के खर्चे मत किया कर, लेकिन तू है कि सिर्फ खर्चे पे खर्चे ही किए जा रही है। माधुरी को सुरेखा की बात बहुत दुख पहुंचाती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती और रोते रोते हुए घर के अंदर चली जाती है। तभी वो साड़ी वाला सुरेखा से कहता है, अरे बहन जी, आपकी बहू का इतना मन है तो ले लीजिए ना एक साड़ी, इतनी ज्यादा महंगी भी तो नहीं है। सुरेखा, हाँ हाँ पता है, तुम्हारे बताने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी बहू उसके मायके से आते वक्त कोई खजाना नहीं लाई है कि आए दिन उसे कुछ न कुछ खरीद कर दे दूं। चलो जाओ यहाँ से। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन माधुरी की माँ माधुरी से मिलने के लिए माधुरी के ससुराल में आती है। उन्हें देख सुरेखा मन ही मन, हे प्रभु,
पता नहीं इतनी महंगाई में यहाँ पर क्यों आई होंगी। माधुरी की माँ आते वक्त खूब सारे फल और ताज़ी सब्जियाँ और कुछ लड्डू लेकर आई थी। वो साइड में रखकर माँ माधुरी से कहती है, माधुरी बेटा, तुम तो दिन ब दिन बहुत ही खराब होती जा रही हो। अपने आप की ओर देखा भी है? जिस दिन दामाद जी घर आएंगे तो तुम्हें ऐसे देखकर वो बहुत दुखी हो जाएंगे बेटा। माधुरी, माँ क्या बताऊं तुम्हें, ये मेरी सास बहुत ही ज्यादा कंजूस और घमंडी है। वो घर में दिन हो या रात पंखा भी नहीं चलाने देती। पूरा दिन काम कर करके थक जाती हूँ माँ, और बाजार से सबसे सस्ती वाली सब्जियाँ उठाकर लाती है। माधुरी की सारी बातें सुरेखा ने सुन ली तो वो आगे आकर कहती है, देखिए समधन जी, अगर आपको कोई ऐतराज हो तो आप अपनी बच्ची को यहाँ से लेकर जा सकते हैं, नहीं तो आप ही उसके लिए फल और ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ लेकर आइएगा। माधुरी की माँ, जी वो तो मैं अपने गांव से ही लेकर आई हूँ, ये लीजिए। सुरेखा फल और सब्जी की थैली लेकर किचन में चली जाती है और उसमें से फल निकालकर खाने लगती है और मन ही मन, वाह वाह, कितने दिन बीत चुके हैं कि मैंने एक फल भी खाया हो। ये तो कितने रसीले लग रहे हैं, मैं अभी इसे खा लेती हूँ। सुरेखा किचन में जाकर फल खा रही थी और यहाँ माधुरी अपनी माँ से कहती है, माँ मैं बहुत परेशान हूँ, लेकिन आखिर ये मेरा ही तो घर है ना माँ। अब माधुरी से कुछ बातें करके माँ अपने घर लौटने के लिए निकल रही थी कि तभी सुरेखा वहां आती है और कहती है, अरे आप इतनी जल्दी निकल रही हैं, बैठिए ना कुछ देर और। वो क्या है ना, चाय बना रही थी, लेकिन चाय की पत्ती ही खत्म हो चुकी है घर में। माधुरी की माँ, कोई बात नहीं समधन जी, मैं चलती हूँ। अब ऐसे ही 6 महीने गुजर चुके थे। शुभम अपने देश में वापस लौटने वाला था कि अचानक से काम करते करते माधुरी को चक्कर आ जाता है और वो नीचे गिर जाती है। तो उसे बेड पर लिटाकर सुरेखा डॉक्टर को कॉल करती है और उन्हें घर पर बुलाती है। अब डॉक्टर सुरेखा से कहता है, अरे माँ जी, इनके शरीर में तो विटामिन और कैल्शियम की बहुत कमी है, इसलिए ही इन्हें चक्कर आ रहे हैं। सुरेखा, डॉक्टर साहब, अब इसके इलाज में कितने पैसे खर्च होंगे? डॉक्टर, 1000-2000 की दवाइयाँ हो जाएंगी माँ जी। डॉक्टर के बाहर जाते ही सुरेखा मन ही मन, अरे अगर मैं इस पर 1000 से 2000 रुपए खर्चा करूंगी तो कैसे चलेगा? हमारा तो पूरा बजट ही बिगड़ जाएगा। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं इसे घर के नुस्खे इस्तेमाल करके ही अच्छा कर देती हूँ। अब सुरेखा माधुरी को बहुत सारा पानी पिलाने लगी और खाने में वैसे ही रोज की तरह सस्ती वाली सब्जियाँ और सस्ते वाले फल खिलाने लगी। लेकिन माधुरी की तबीयत दिन ब दिन खराब होते ही जा रही थी कि तभी एक दिन शुभम घर वापस लौटता है। वो घर आते वक्त बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन सुरेखा और विश्वनाथ बाजार में गए हुए थे। माधुरी घर में अकेली ही थी और माधुरी को बीमार देख वो बहुत दुखी हो जाता है। वो माधुरी से कहता है, अरे माधुरी, ये सब क्या है? तुम कितनी खराब हो चुकी हो, तुम्हारी तबीयत को क्या हुआ है? और माँ पिताजी कहाँ हैं? तुम्हें इस हालत में रखकर वो कहाँ चले गए? शुभम को घर आया देख माधुरी जोर जोर से रोने लगती है और उसके पास जाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो अपनी जगह से उठ भी नहीं पाती। ये देखकर शुभम उसके पास जाकर बैठता है। तभी माधुरी शुभम से कहती है, जी वो माँ जी और पापा जी बाहर बाजार गए हैं। अब माधुरी रोते रोते हुए शुभम को सारी बात बताती है। शुभम उसे तुरंत ही अस्पताल लेकर जाता है और उसका इलाज कराना शुरू करता है।
यहाँ सुरेखा और विश्वनाथ घर आते हैं और माधुरी को देखने लगते हैं। तभी शुभम अस्पताल से घर लौटता है। शुभम को सामने खड़ा देख सुरेखा और विश्वनाथ डर जाते हैं और शुभम अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, माधुरी कहाँ है? मैं आप सबके लिए बहुत सारी चीजें लेकर आया हूँ। शुभम घर आते ही माधुरी के बारे में पूछ रहा है। ये सुन सुरेखा और विश्वनाथ बहुत डर जाते हैं। वो शुभम से कहते हैं, बेटा, वो हम बाजार गए थे, माधुरी घर पर ही थी, पर पता नहीं अब कहाँ चली गई। हम उसी को ढूंढ रहे हैं। शुभम, माँ, पिताजी, आप दोनों उसे बीमारी की हालत में छोड़कर बाजार में चले गए। क्या आप उसका अच्छे अस्पताल में इलाज नहीं करवा सकते थे? आपको पता भी है, माधुरी को आज आईसीयू में रखा गया है। उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। डॉक्टर ने उसके बचने की भी आशंका बताई है। पता नहीं आपका ये घमंड, आपकी ये कंजूसी कब खत्म होगी। अगर मेरी माधुरी को कुछ हुआ ना, तो ये समझ लेना कि आपका बेटा भी इस दुनिया में नहीं है। फिर कभी मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना, मुझसे बात भी मत करना तुम। शुभम के ऐसा कहते ही सुरेखा और विश्वनाथ की आंखें खुल जाती हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब वो दोनों शुभम से माफी मांगते हैं और अस्पताल जाकर माधुरी के लिए दुआ भी करते हैं, साथ ही उसकी सेवा भी करते हैं। कुछ ही दिनों में माधुरी अच्छी हो जाती है और घर लौटती है। तब सुरेखा माधुरी से कहती है, माधुरी, हमें माफ कर देना बेटा। मैंने तुम पर बहुत ज्यादा जुल्म ढाए हैं, लेकिन तुमने आज तक उफ तक नहीं किया। हमने हमेशा कंजूसी की, साथ ही हमें इस बात का बहुत ज्यादा घमंड था कि हमारा बेटा विदेश में काम करता है और उसे बहुत सारी तनख्वाह मिलती है। हमारी कंजूसी और घमंड के कारण ही हमने हमारे घर की लक्ष्मी से एक काम वाली की तरह बर्ताव किया। इसलिए हमें माफ कर देना बेटा। आज के बाद जैसा शुभम हमारे लिए है, वैसे ही तुम भी हमारी बेटी हो। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारी वीडियो को लाइक और ऐसी अन्य कहानियों के लिए हमारे चैनल घर घर की कहानी को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।